स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें सबसे पहला है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये चीजें लिख लेंगे आप लोग, है ना, लिखना है इसको। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहला होता है आईआर रीजन। तो आईआर रीजन जो है वो होता है हमारा 50 सेंटीमीटर इनवर्स से 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है ना। तो ये आईआर रीजन की बात हो गई, यहां से यहां तक आईआर रीजन होता है। और इस रीजन को 3 पार्ट में बांटा जाता है। इस रीजन को 3 पार्ट में बांटा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फार आईआर रीजन। ये फार आईआर रीजन का रेंज होता है 50 से 650 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो सेंटीमीटर इनवर्स है ये वेव नंबर है। इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर मतलब इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। तो वेवलेंथ का जो यूनिट होगा उसका इनवर्स, है ना भाई, ये होता है सेंटीमीटर इनवर्स। ये फार आईआर रीजन है। ये मिडिल आईआर रीजन, ये क्या है, मिडिल आईआर रीजन। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन। इसी रीजन में हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइक करता है। इसके बाद आता है नियर आईआर रीजन। तो नियर आईआर रीजन जो होता है वो 4000 से 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है। और ये मिडिल आईआर का जो रेंज है, जिसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन बोल रहे हैं, ये होता है 650 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी रीजन में लाई करता है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां, इंफॉर्मेशन इसी रीजन में हमको मिलता है। नोट कर लेंगे इसको आप लोग। अगर नोट कर लिए होंगे तो मैं आगे बढ़ूं। कर लिए हैं नोट? चलिए कर रहे हैं सर। तो मैं आगे, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 रीजन हम लोगों ने पढ़ लिया। उसमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन में 2 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। उस स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन में 2 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं भाई। एक होता है आपका फिंगरप्रिंट रीजन। एक क्या होता है, फिंगरप्रिंट रीजन। इसमें डायरेक्ट किसके, कंपाउंड्स के हम लोगों को क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा मिलता है। क्या मिलता है, कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रा मिलता है। किस रीजन में, 650 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। कहां से कहां, 650 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। और 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से ये 4000 सेंटीमीटर इनवर्स पे, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप रीजन। इसमें क्या मिलेगा भैया, हमको जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनका क्या मिलेगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहां पर आपको मिलेगा वेव नंबर के फॉर्म में। 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, इस रीजन को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। इसका एक एक्सेप्शन है जो है ईथर। ईथर का जो रेंज आता है 1000, 1100, 1150 इसमें आता है। इसलिए एक ही फंक्शनल ग्रुप है जो अपने फंक्शनल ग्रुप रेंज में नहीं स्पेक्ट्रा देता। वो याद रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भैया, वो फंक्शनल ग्रुप है ईथर, जो अपने फंक्शनल ग्रुप रीजन में, आईआर के फंक्शनल ग्रुप रीजन मतलब 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है वहां पर स्पेक्ट्रा नहीं देता, वो फंक्शनल ग्रुप है ईथर। वो फंक्शनल ग्रुप कौन है भैया, वो फंक्शनल ग्रुप है ईथर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। छह सौ 50 से 1500 फिंगरप्रिंट रीजन, कंपाउंड के स्पेक्ट्रा मिलते हैं। 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स फंक्शनल ग्रुप रीजन। एक्सेप्शन है ईथर, ईथर इस रेंज में स्पेक्ट्रा नहीं देता है। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए, अब कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। कंडीशन क्या पढ़ा है, कैसे मॉलिक्यूल देंगे स्पेक्ट्रा। कंडीशन क्या होता है
change in dipole moment, change in dipole moment during vibrational motion is not equal to 0. Change in vibrational motion, change in dipole moment during vibrational motion, क्या बोल सकते हैं? Change in dipole moment during vibrational motion, during vibrational motion क्या होना चाहिए? Will not equals to 0. तो जब भी वाइब्रेशनल मोशन होगा उसके किसी केस में डाइपोल मोमेंट जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको समझने के लिए मैं ये बता दूं, डाइपोल मोमेंट मतलब होता है चार्ज का सेपरेशन, दो पोल बन जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल। तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जो देते हैं और नहीं देते हैं? तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है और याद करने का तरीका है होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को छोड़कर, होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को छोड़कर। होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब H2, N2, O2, Cl2, Br2, I2 एक्सेट्रा, इनको छोड़कर, होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को छोड़कर बाकी सारे मॉलिक्यूल IR एक्टिव होते हैं। क्या बोला मैं? होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को छोड़कर बाकी सारे मॉलिक्यूल IR एक्टिव होते हैं। तो होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? IR इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? IR इनएक्टिव। बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इस यूनिवर्स में वो सारे IR एक्टिव होते हैं। तो होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब H2, N2, O2, Cl2, Br2, I2, F2 जो सेम दिख जाए आपको, H2, N2, O2 ऐसे टाइप का, तो वो बस IR इनएक्टिव होगा, बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे भैया? IR एक्टिव होंगे। ठीक है, ये चीज समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? यस सर। चलिए अब कैसे सैंपल IR देते हैं? तो भैया IR में जो सैंपल होता है ना वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है। IR में जो सैंपल हो सकता है वो क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों टाइप का हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं सैंपल क्या क्या हो सकता है? या तो वो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या वो गैस भी हो सकता है। ठीक है, जो सॉलिड सैंपल्स होता है, जो सॉलिड सैंपल्स होते हैं ना उसको क्या करते हैं हम लोग? KBr और न्यूजोल। जो सॉलिड सैंपल है, सॉलिड सैंपल को क्या करते हैं हम लोग? KBr और न्यूजोल। न्यूजोल ये क्या है? एक सॉल्वेंट होता है न्यूजोल, और KBr इसका हम क्या बनाते हैं? पैलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैलेट बनाते हैं। पैलेट मतलब पैलेट मेकर आता है, तो इसके साथ KBr के साथ उस सॉलिड सैंपल को पीसा जाता है मोटा पिस्टन में, पीस के फिर पैलेट मेकर में डालते हैं और प्रेशर के थ्रू एक पैलेट बनाते हैं हम लोग। ऐसे पैलेट बनता है, उसको फिर IR के इस पैलेट को क्या करते हैं हम लोग? सैंपल होल्डर में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? सैंपल होल्डर में हम लोग रख देते हैं, और मशीन को जब ऑपरेट करेंगे तो हमको क्या मिलता है? IR स्पेक्ट्रा मिलता है। तो ये पूछा जा सकता है KBr किस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है, न्यूजोल किस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है, तो आप बोलेंगे ये IR में यूज होता है। किसमें यूज होता है भैया? ये IR में यूज होता है। ठीक है, चलो तो मिडिल IR जो रीजन है वही हमारा क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों सैंपल IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं। सॉलिड सैंपल को KBr और न्यूजोल के साथ क्या बनाया जाता है भैया? पैलेट बनाया जाता है। अब आप लोगों ये बताइए मेरे को कि आप लोगों को स्ट्रेचिंग बेंडिंग पता है ना, कि बताऊं?
डिग्रीज सर, एक ऑफ बार फ्रीडम वगैरह, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वगैरह पता है ना कि बताऊं? चलो बताता हूं। तो टोटल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होता है वो होता है 3n के बराबर। लिखते चलेंगे किसके बराबर? 3n के बराबर। यहां पर n जो है, n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। n क्या है भैया? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, तो इस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में या टोटल मोड्स में तीनों चीज आते हैं। क्या तीनों चीज? रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल, है ना। इस 3n में क्या आ जाते हैं? तीनों मोड आ जाते हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल। अब यहां पे मैं क्या करूं, अब एक एक चीज बनाते चलता हूं। अब मैं बात करता हूं ट्रांसलेशनल मोड की। तो ट्रांसलेशनल मोड ना, जो ट्रांसलेशनल मोड है वो सभी के लिए, सभी मॉलिक्यूल के लिए कितना होता है? 3 होता है। 3 फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स। तो ट्रांसलेशनल मोड्स कितने हैं? आपको कोई भी मॉलिक्यूल में पूछे तो आप क्या बोल देना भैया? सभी मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रांसलेशनल मोड कितना होता है? 3 होता है। अब आता हूं मैं रोटेशनल मोड्स पे। अब इस पे आता हूं भैया, रोटेशनल मोड्स। तो जो रोटेशनल मोड्स होता है ना, वो रोटेशनल मोड्स दो टाइप का वेरी करता है, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। तो आप लोगों को पता है लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? नहीं पता तो आप वीबीटी लगा के निकाल सकते हैं। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल मोड्स होते हैं हमेशा 2 और नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल मोड्स होते हैं हमेशा 3। रोटेशनल मोड्स लीनियर के लिए कितने होते हैं? 2 और नॉन लीनियर के लिए कितने होते हैं? 3। ट्रांसलेशनल सबके लिए क्या होते हैं भैया? 3 होते हैं। लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए। लिख लिए? यस सर। चलिए लिख लो भैया। अब चलते हैं हम लोग वाइब्रेशनल मोड्स पे। अब चलते हैं हम लोग किस पे? वाइब्रेशनल मोड्स। तो वाइब्रेशनल मोड में 3 चीज होता है। एक होता है लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए, एक होता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए और एक होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए। इसके लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है भाई। तो लीनियर मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल मोड जो होता है जी, वो होता है 3n-5। नॉन लीनियर के लिए 3n-6 और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए 3n-7। यहां पे n वही है क्या? नंबर ऑफ एटम। जैसे n की वैल्यू बोले H2O के लिए कितना हो जाएगा भैया? n का वैल्यू 3 हो जाएगा यार। ऐसे ही आप PCl5 के लिए भी, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। तो जितने एटम है वही n का वैल्यू होगा। अब देखो वाइब्रेशनल मोड में लीनियर 3n-5, नॉन लीनियर 3n-6, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3n-7। बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको। अब वाइब्रेशनल मोड में क्या क्या होता है भैया? स्ट्रेचिंग और बेंडिंग होता है। क्या क्या होता है? स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। तो ऐसे करेंगे आप, इधर लिखेंगे स्ट्रेचिंग। क्या लिखेंगे? स्ट्रेचिंग। तो ये होता है स्ट्रेचिंग n-1। अब इसमें से n-1 घटा दोगे
तो एक एन इसमें से घटाओगे क्या बच जाएगा, एक मिनट में, इस ये देखो स्ट्रेचिंग क्या हो जाएगा n-1, तो एक एन यहां से घट गया, क्या हो जाएगा ये देखो, तो इसको लिख देते हैं हम लोग बेंडिंग, तो ये हो जाएगा एक एन घटा देंगे 2n, और यहाँ एक एक यहां से कम कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 2n-4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n-4। ऐसे ही नॉन लीनियर में स्ट्रेचिंग बेंडिंग, तो ये स्ट्रेचिंग इसका हो जाएगा, इसका भी n-1, और इसमें से n-1 कम करोगे तो क्या हो जाएगा 2n-5। इसमें भी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग तो सेम वही है, स्ट्रेचिंग क्या होगा n-1, और इनमें से n-1 आप कम कर दो तो क्या हो जाएगा 2n-6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n-6। लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे। तो स्ट्रेचिंग हमेशा n-1 होगा किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, और बेंडिंग जितना बच जाएगा, जितना बच जाएगा किसमें से, आपके वाइब्रेशनल मोड में जितना बच जाएगा वो बेंडिंग हो जाएगा। अभी स्ट्रेचिंग बेंडिंग को समझाऊंगा आप लोगों को अच्छे से। बेंडिंग के अंदर और मोड्स हैं, वैगिंग, रॉगिंग, ट्विस्टिंग। चलिए हो गया क्या, लिख लिया आप लोग? Yes, sir. हाँ चलो भाई, हो गया तो कुछ चीज और बताता हूं। एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स है ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए सभी चीजों को एक बढ़ाना, जैसे रोटेशनल है ना, रोटेशनल लीनियर के लिए 2 रहता था, इसके लिए क्या रहेगा 3, नॉन लीनियर मान के चलना। और जो ट्रांसलेशनल मोड है ना, जो ट्रांसलेशनल मोड है, तो ट्रांसलेशनल मोड जो होगा जी सबके लिए 3 रहता है, लेकिन एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स के लिए क्या रहेगा भैया 4 रहेगा। क्या रहेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए 4 रहेगा। रोटेशनल मोशन कितना रहेगा भैया 3 रहेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए ट्रांसलेशनल जो मोड होगा वो 4 होगा। क्या होगा 4 होगा। इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग स्ट्रेचिंग और बेंडिंग को समझेंगे। चलिए तो समझिए भैया, स्ट्रेचिंग बेंडिंग को समझिए। तो स्ट्रेचिंग कहने का मतलब है खींचना। तो ये जैसे कि ये कोई मॉलिक्यूल है, इससे ये B और ये B जुड़ा है ना। अगर मैं दोनों बॉन्ड को इधर इधर बराबर मात्रा में खींचूं तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बॉन्ड जो है इधर इधर खींच जाएंगे। दोनों तरफ बराबर मात्रा में खींचे हैं, इसलिए इस स्ट्रेच को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक स्ट्रेच। क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक स्ट्रेच, मतलब बराबर मात्रा में खींचा गया है। अगर इसी को मैं क्या करूं, इसी को मैं क्या करूं, इधर की ओर भेज दूं, एक बॉन्ड को श्रिंक कराऊं, इधर की ओर खींच दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड छोटा रह जाएगा, ये बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन में हम बोलेंगे इसको एसिमेट्रिक स्ट्रेच। क्या बोलेंगे इसको, ये है एसिमेट्रिक स्ट्रेच। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। तो स्ट्रेचिंग में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ चेंज होता है। क्या होता है भैया, बॉन्ड लेंथ चेंज होता है। बॉन्ड लेंथ चेंजेस, इसमें बॉन्ड लेंथ चेंज होता है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता। बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, इसमें क्या चेंज होता है, बॉन्ड लेंथ चेंज होता है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता। देखेंगे भैया ये बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा है कहीं पे भी, बॉन्ड एंगल कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या चेंज होगा,
बॉन्ड लेंथ बस चेंज हो रहा है, यहाँ बढ़ गया था ऐसे, और यहाँ पर क्या हुआ है भैया, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गया है, ये बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया है। तो ये है हमारा स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब जैसे स्प्रिंग को हम लोग ऐसे खींचते हैं ना, वैसे ही ये स्ट्रेचिंग है। जब दो स्प्रिंग को बराबर बराबर मात्रा में खींचा जाए तो सिमेट्रिक स्ट्रेच, एक को कम एक को ज्यादा खींचा जाए तो बोलेंगे एसिमेट्रिक स्ट्रेच। अब हम लोग चलेंगे बेंडिंग की ओर। अब हम लोग किसकी ओर चलेंगे भैया, बेंडिंग की ओर चलेंगे। ये पूरे बेसिक्स हैं। तो बेंडिंग की ओर, तो बेंड करना किसी चीज को मतलब बॉन्ड एंगल को क्या करना भैया, बॉन्ड एंगल को चेंज करना भैया। बेंडिंग मोड में भी दो टाइप के मोड होते हैं, एक होता है ऑन द प्लेन मोड। क्या होता है, ऑन द प्लेन मोड, और दूसरा होता है आउट ऑफ द प्लेन मोड, आउट ऑफ द प्लेन। तो ऑन द प्लेन जो मोड होता है ना, तो इसमें जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि ये दो एटम लगे हैं, है ना, मेरे हाथ दिख रहे हैं आप लोगों को, ये दो एटम लगे हैं, और ये क्या हो, ऐसे चले, ऐसे ऐसे, ये देखो ये प्लेन में है पूरा, और ये ऐसे ऐसे चल रहा है। या बोलूं देखो दो ये एटम है, ये एटम, और ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं। क्या चलता है ऐसे, कैंची चलता है ना ऐसे ऐसे भाई, ये प्लेन में ही है। ये क्या चल रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और एक दूसरे से दूर की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और एक दूसरे से दूर की तरफ जा रहे हैं। इस मोड को बोलते हैं हम लोग सिजरिंग। इस मोड को क्या बोलते हैं हम लोग, सिजरिंग मोड। जैसे कैंची चलता है, सिजरिंग मोड। तो सिजरिंग मोड में क्या हो रहा था, सिजरिंग मोड में जो दो एटम हैं वो एक दूसरे की ओर आ रहे थे और एक दूसरे से दूर की ओर जा रहे थे। ये सिजरिंग मोड है। ऐसे ही मोड होता है क्या, रॉकिंग मोड। तो रॉकिंग मोड क्या होता है आपको बताता हूं मैं। तो रॉकिंग मोड में क्या होता है, देखो रॉकिंग मोड में, रॉकिंग मोड में ये जो दो एटम है ना, वो एक साथ इधर जाएंगे ऐसे, फिर एक साथ इधर जाएंगे ऐसे, एक ही डायरेक्शन में दोनों एटम क्या करेंगे भैया, दोनों बॉन्ड मूव करेंगे ऐसे, ऐसे और ऐसे। मतलब ये दो एटम है ना ऐसे, तो ये ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे प्लेन में ही मूव करेंगे, इधर इधर दोनों एक साइड, इधर फिर इधर, इधर फिर इधर। तो ऐसे है ना, तो ये इधर और इधर ऐसे, इसको बोलते हैं रॉकिंग मोड। तो रॉकिंग मोड में दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, या तो इधर की ओर दोनों जाएंगे या फिर इधर की ओर दोनों जाएंगे। उस मोड को बोलते हैं हम लोग रॉकिंग मोड। ठीक है भाई। अब हम लोग आते हैं आउट ऑफ द प्लेन मोड। तो आउट ऑफ द प्लेन मोड में एक मोड होता है वैगिंग। क्या होता है, वैगिंग, और दूसरा होता है ट्विस्टिंग। क्या होता है भैया, ट्विस्टिंग। तो वैगिंग मोड आउट ऑफ द प्लेन मतलब प्लेन से हम लोगों को ऊपर नीचे करना है। तो देखो एक मॉलिक्यूल में पकड़ लेता हूं, चलो देखो, तो ये देखो भैया, ये दिख रहा है ये मॉलिक्यूल आप लोगों को, सबको Yes, दिख रहा sir. है कि नहीं। हाँ चलो, तो वैगिंग में क्या होगा, ये दोनों एटम ऐसे ऊपर उठेंगे, या ये दोनों एटम ऐसे नीचे की ओर जाएंगे। मतलब ये बॉन्ड भाई ये तो यही रहेगा, ये दोनों बॉन्ड या तो दोनों ऐसे नीचे जाएंगे या दोनों ऊपर उठेंगे। तो ये प्लेन में था, तो प्लेन से या तो ऊपर की ओर उठेंगे बॉन्ड ऐसे, या प्लेन से नीचे की ओर ऐसे जाएंगे। इस मोड को बोलते हैं हम लोग वैगिंग मोड। तो इसको शो कैसे करते हैं, इसको शो ऐसे करते हैं कि दोनों
ऊपर हो जाए प्लेन से, या फिर दोनों प्लेन से नीचे हो जाए। दोनों प्लेन से ऊपर हो जाए या दोनों प्लेन से नीचे हो जाए। चलो अब आते हैं ट्विस्टिंग मोड में। तो ट्विस्टिंग मोड में क्या होता है, ट्विस्ट करना मतलब मरोड़ना यार। तो एक को ऊपर कर रहे हो तो दूसरे को नीचे कर दो, और दूसरे को नीचे कर रहे हो तो एक को ऊपर कर दो। तो इसको ट्विस्टिंग मोड मतलब देखो ये है ना, तो एक बॉन्ड यहीं पे है तो एक को क्या कर दो नीचे और एक को ऊपर, देखो ऐसे ये ट्विस्ट कर दो, ऐसे तोड़ दो ये। या फिर इसको ऊपर कर रहे हो तो इसको नीचे मरोड़ दो ऐसे, मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर ऐसे। तो इसको ऐसे मरोड़ेंगे ना तो देखो ये नीचे और ये ऊपर, या बोलेंगे ये नीचे और ये ऊपर। इस मोड को हम लोग बोलते हैं ट्विस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको भैया, ट्विस्टिंग मोड। बताइए सबको समझ आया कि नहीं, इतना तक आया कि नहीं भैया? आ गया Yes, सर। sir. आ गया ना? हाँ चलो अब हम लोग इधर में मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें हम लोग n निकालेंगे, 3n निकालेंगे, है ना, और क्या निकालेंगे, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल तो सबको पता है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोड्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोड। चलो कुछ मैं सॉल्व कर रहा हूं भाई, कुछ आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। देखो H2O, NH3, CH4 और CO2। चलो देखो, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ बोलिए, 3। 3 एटम है तो 3 हो जाएगा भैया, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। रोटेशनल मोड ये जो है क्या है, H2O नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। H2O का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, ये क्या है, नॉन लीनियर है। तो रोटेशनल मोड कितना हो जाएगा नॉन लीनियर के लिए, 3। 3. वाइब्रेशनल मोड नॉन लीनियर के लिए कितना हो जाएगा, 3n-6। क्या हो जाएगा, 3n-6। 3 इंटू 3-6 कितना हो जाएगा, 3 3 9 -3 कितना हो जाएगा, 3। तो देखो भैया अब तीनों मोड को जोड़ लो, किसको, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल को। रोटेशनल 3, वाइब्रेशनल 3 और ट्रांसलेशनल तो 3 होता ही है सबके लिए, तो 3 तिया 9, और यहाँ भी टोटल मोड भी कितना हो जाएगा, 3। तो रोटेशनल 3, वाइब्रेशनल 3 और ट्रांसलेशनल 3, तीनों मिला के कितना हो गया, 9। तो टोटल मोड कितना हो गया, 3n मतलब 9। चलो ऐसे ही अमोनिया, n का वैल्यू है 4, तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा भैया, 12। रोटेशनल नॉन लीनियर है तो कितना हो जाएगा, 3। नॉन लीनियर है तो 3 इंटू 4-6, यही फॉर्मूला यूज होगा। 4 3 12 में 6 घटा दोगे कितना बचेगा, 6। 6 वाइब्रेशनल मोड इसके आ जाएंगे। अब देखो 6 और 3 9 और 3 ट्रांसलेशनल हो जाएंगे टोटल 12। ऐसे ही देखो आप लोग, ऐसे ही CH4, n का वैल्यू 4 और 1 5 है, तो 5 इंटू 3, है ना, एक मिनट इसको उल्टा नहीं लिखेंगे, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 16। रोटेशनल मोड नॉन लीनियर है, टेट्राहेड्रल होता है नॉन लीनियर, तो 3 हो जाएगा। अब 3 इंटू 5-6, 3 पंचे 15, 15 में 6 गया 9, तो 9 3 12 और 3 ट्रांसलेशनल मोड हो जाएगा टोटल 15। ये हो गया भैया आपका रोटेशनल वाइब्रेशनल टोटल मोड निकालना। अब देखो एक लीनियर मॉलिक्यूल में लिया था, तो लीनियर मॉलिक्यूल जो लिया था ना वो है CO2, तो CO2 में n की वैल्यू कितनी है, 3 है। 3 इंटू 3 टोटल मोड कितना हो जाएगा, 9। अब लीनियर मॉलिक्यूल है इसलिए रोटेशनल कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। लीनियर मॉलिक्यूल इसलिए रोटेशनल मोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग वाइब्रेशनल मोड, 3 इंटू 3 -5, वाइब्रेशनल मोड 3n-5 रहता है,
3 तिया 9 और 9 में 5 गया, कितना आएगा 4। तो 4 2 6, 4 और 2 6 और 3 ट्रांसलेशनल, टोटल कितना हो जाएगा भैया 9 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या बताइए? इतने में किसी को कोई दिक्कत है क्या बताओ? सर ये 2 वाला एक बार और बताएंगे क्या सर, कार्बन डाइऑक्साइड का 2 वाला रोटेशनल मोड लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, रोटेशनल मोड जो है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2 होता है। ये सारे नॉन लीनियर थे, इसलिए रोटेशनल मोड क्या था भैया 3 था। ठीक है मैडम, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल थे इसलिए रोटेशनल मोड 3 था। ये लीनियर है, CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, देखो ऐसे होता है CO2 का स्ट्रक्चर, ये लीनियर होता है, इसलिए इसका रोटेशनल मोड कितना है भैया, इसका रोटेशनल मोड है। ठीक है, जी सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिजिकल के पार्ट में आप लोगों ने हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, वाइब्रोनिक रोटर, ये सारा चीज पढ़ लिया है भाई। नहीं पढ़े हैं तो वीडियो जाके रिवाइज कर लेना आप लोग। उसमें फंडामेंटल बैंड, हॉट बैंड, सिलेक्शन रूल ऑफ ट्रांजिशन, है ना, ये सारा चीज पढ़ लिए हैं। 0 पॉइंट एनर्जी क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, ये सब के फॉर्मूले आपको आते हैं, है ना। फर्स्ट ओवरटोन कितने पे आता है, सेकेंड ओवरटोन कितने पे आता है, हॉट बैंड क्या है, ये सारा चीज आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, अब मैं ऑर्गेनिक पार्ट पे आता हूं इसका, अब मैं ऑर्गेनिक पार्ट पे आता हूं। चलिए आइए, तो हम देखेंगे अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज होती है जिसको आपको याद करना है ना। तो इसको लिखते चलेंगे और सारा फील्ड इफेक्ट भी लिखेंगे हम। तो मैं बताते जाता हूं आपको। तो चलिए भाई साथ साथ लिखते चलेंगे। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इधर आप लिख सकते हैं रिमार्क। क्या लिख सकते हैं भैया, रिमार्क आप लिख सकते हैं। तो पहला जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैं लिख रहा हूं वो है 3200 से 3650 सेंटीमीटर इनवर्स। 3200 से 3600 सेंटीमीटर, 3650 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये क्यों आता है, इसको लिखेंगे और याद भी करते चलेंगे, बिना याद करे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ नहीं है। अब लिखेंगे ड्यू टू OH स्ट्रेच, ड्यू टू OH स्ट्रेच, ड्यू टू NH स्ट्रेच, OH NH स्ट्रेच के कारण हो सकता है। अब 1 डिग्री अमीन में, 1 डिग्री अमीन मतलब 1 डिग्री अमीन किसको बोलते हैं, RNH2 को। क्या मिलेगा भैया, 2 पीक मिलेगा। क्या मिलेगा, इन दोनों के लिए 2 पीक्स, है ना। ऐसे ही आपको 2 डिग्री अमीन के लिए, 2 डिग्री अमीन के लिए, 2 डिग्री अमीन मतलब यहां पर RN R डैश और ये यहां पर क्या मिलेगा, एक ही पिक मिलेगा या एक ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा। तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस कैसे आप क्रिएट करेंगे ये आपको पता चल जाएगा। तो 1 डिग्री अमीन में 2 पिक, 2 NH बॉन्ड है इसलिए, और 2 डिग्री अमीन में आपका एक ही NH बॉन्ड है इसलिए एक पिक मिलेगा। 3200 से 3650,
बार बार बोल बोल के लिख लिख के याद करेंगे भाई। चलिए आगे आएंगे हम लोग नियरली 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, क्या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और हाइड्रोजन का स्ट्रेच, किसका किसका ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और हाइड्रोजन का स्ट्रेच होता है। तो ये क्या है भाई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है टर्मिनल एल्काइन। किसका है ये, टर्मिनल एल्काइन का कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर टर्मिनल में कोने की ओर कोई एल्काइन है तो वहां पर भैया आपको 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे जो पिक आ रहा है वो किसका होगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और हाइड्रोजन के स्ट्रेचिंग के बीच का ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको मिल रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप बुक देखेंगे तो आपको हजारों ये डाटा मिलेंगे, लेकिन हम लोग वो चीज पढ़ रहे हैं जो आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। ठीक है भाई, तो ये दो चीज मैंने आप लोगों को लिखाया है, लिख लिए तो मैं आगे चलूं। Yes, लिख sir. लिए क्या आप लोग? हाँ चलो लिखते चलेंगे साथ में और याद भी करते चलेंगे भाई। चलो तीसरा है 3000 से 3150 सेंटीमीटर इनवर्स। 3000 से 3150 सेंटीमीटर इनवर्स ये है ड्यू टू ये डबल बॉन्डेड कार्बन और H के बीच का स्ट्रेचिंग। डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब sp2 हाइब्रिड कार्बन और H के बीच का स्ट्रेचिंग है। ये किसमें मिलता है, एल्कीन, साइक्लोएल्कीन और एरोमेटिक्स में मिलता है। किसमें मिलता है, एरोमेटिक्स में मिलता है। चलिए चौथा है 2800 से 2950 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको मिलता है sp3 हाइब्रिड कार्बन और H के बीच का स्ट्रेचिंग। sp3 हाइब्रिड कार्बन और H के बीच का स्ट्रेचिंग। तो ये CH स्ट्रेचिंग है ना, वो 3 डिग्री का ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का होता है। तो ये चीज आप लोग नोट करेंगे। ठीक, नोट कर लिए? Yes, sir. हाँ चलिए चलो आगे चलते हैं, आगे आते हैं हम लोग। पांचवें नंबर का, अगर दो शार्प पिक आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टू शार्प पिक्स एट 2750 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 2850 सेंटीमीटर इनवर्स। कितने कितने पे, 2750 और 2850 पे आपको अगर शार्प पिक दिखता है तो वो होगा भैया, वो होगा ये एल्डिहाइड के कार्बोनाइल, एल्डिहाइड के कार्बोनाइल और H के बीच के स्ट्रेचिंग का पिक। ये दो रेजोनेंस, ये दो बैंड देता है ड्यू टू फर्मी रेजोनेंस, ड्यू टू फर्मी रेजोनेंस ये दो बैंड देता है। कितने कितने पे,
2750 और 2850 पे दो बैंड इसके मिलते हैं। ये है किसका? एल्डिहाइड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, एल्डिहाइड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलो छठवां, ब्रॉड पिक, ब्रॉड पिक बिटवीन कितना? 2500 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स। ब्रॉड पिक मिले कहां से कहां? 2500 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स आपको मिले। कैसे दिखेगा वो? जैसे साउथ इंडिया दिखता है ना, साउथ इंडिया दिखता है ना, इसमें इंडिया के मैप में साउथ इंडिया दिखता है, ऐसे ब्रॉड पिक दिख रहा है। कहां से कहां? 2500 से 3100 को वो कवर करता है। वो है कैरेक्टरिस्टिक। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये है COOH ग्रुप। किसका है ये? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ COOH ग्रुप। और ये COOH ग्रुप के OH स्ट्रेचिंग के कारण मिलता है। किसके कारण मिलता है? COOH ग्रुप के OH स्ट्रेचिंग के कारण आपको 2500 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स का ब्रॉड पिक मिलता है, जो आपको कैसे दिखता है भैया? साउथ इंडिया की तरह दिखता है। आपको कैसे दिखता है? साउथ इंडिया की तरह दिखता है। देखो ऐसे। चलिए नोट करिए भाई इसको। चलिए हो गया ये? यस सर। चलो आगे आओ भैया, आगे फटाफट लिखते हैं। सातवां है 2100 से 2400 सेंटीमीटर इनवर्स। ये मिलता है आपको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इनके स्ट्रेचिंग के लिए ये पिक मिलता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड रीजन है। ये क्या है भैया? ये है ट्रिपल बॉन्ड रीजन बोलते हैं। 2100 से 2400 को क्या बोला जाता है? ट्रिपल बॉन्ड रीजन बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर 1900 से 2150, 1900 से 2150 सेंटीमीटर इनवर्स ये आता है कीटीन में। कीटीन और एलिन, एलिन भी आप लोगों ने पढ़ा है भैया, पाइन ग्रुप निकाला है D2D। और किसमें? मेटल कार्बोनाइल्स में भी तो पढ़ाया है ना मैंने आपको, मेटल कार्बोनाइल्स, इसमें मेटल कार्बोनाइल्स में। और मेटल कार्बोनाइल्स तो मैं डिटेल और नहीं कर रहा हूं, मैं वहां पढ़ा दिया था। टर्मिनल कितना है, ब्रिजिंग कितना है, वो सब पढ़ा दिया हूं। चलिए आइए 9वें नंबर पे आइए। 1690 से 1900 सेंटीमीटर इनवर्स। 1690 से 1900 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये है कौन से ग्रुप का? कार्बोनाइल ग्रुप। अब इसमें अलग अलग आएगा। कार्बोनाइल ग्रुप अलग अलग होते हैं, जैसे कि एसाइल हैलाइड। पहला क्या है? एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड मतलब ये कार्बोनाइल, दोनों को आप स्ट्रेचिंग देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग, और इसमें क्या लगा दो? हैलाइड लगा दो। तो अगर क्लोराइड लेंगे, एसाइल क्लोराइड लेंगे, तो ये क्लोराइड 1810 से 1840 तक आता है। अगर यहीं पे फ्लोराइड ले लें तो फ्लोराइड का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा आता है, तो ये 1850 से 1880 तक आता है। 1850 से 1880 तक आता है।
चलो भाई फटाफट नोट करो। चलिए हो गया। 2100 से 2400 ट्रिपल बॉन्ड रीजन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। फिर 1900 से 2150 है ये कीटीन, कीटीन में स्ट्रेचिंग होगा या एलिन्स में स्ट्रेचिंग होगा उसके कारण, या मेटल कार्बोनाइल्स में हम लोगों ने पढ़ा है। फिर 1690 से 1900 इसमें कार्बोनाइल और उसके डेरिवेटिव्स, तो 1810 से 1840 आता है ये एसिड क्लोराइड का, उसी को एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। और एसाइल फ्लोराइड अगर ले लें तो 1850 से 1880 में आता है। चलिए बोल बोल के भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बाद देखेंगे हम लोग एनहाइड्राइड, इसका एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे कैसे रहता है एसिड एनहाइड्राइड। तो ये रहता है भैया ऐसे, ये क्या है एनहाइड्राइड है। जब भी आपको ऐसे कोई वी बनते दिखे, कैसे बनते दिखे, वी बनते दिखे, तो वहां पर दो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको आएगा, एक ज्यादा एक कम पे। तो पहला जो आता है और दूसरा आता है ये 1750 से 1780, 1750 से 1780, और दूसरा जो स्ट्रेचिंग आता है 1810 से 1840, 1810 से 1840। तो ये किस लिए आता है, ये आता है ड्यू टू कपल्ड वाइब्रेशन, ड्यू टू कपल्ड वाइब्रेशन। कपल्ड वाइब्रेशन कैसा, एक सिमेट्रिक स्ट्रेच का होगा, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेच का होगा। तो ये दोनों के वाइब्रेशन क्या हो जाते हैं भाई, कपल्ड हो जाते हैं, इसलिए आपको दो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज मिलेगा, एक लोअर साइड पे एक हायर साइड पे। 1750 से 1780 ये सिमेट्रिक स्ट्रेच का होगा, ये 1810 से 1840 ये एसिमेट्रिक स्ट्रेच का होगा। तो जहां कभी भी आपको वी बनते दिखे, ऐसे वी बनते दिखे, वहां दो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज आपको देखने को मिलेगी भाई। ये हो गया एनहाइड्राइड का दूसरा है। ये तीसरा है एस्टर, तीसरा है किसका, एस्टर का। एस्टर का देखेंगे कार्बोनाइल कार्बन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इसका देख रहे हैं ना हम लोग सब। एस्टर का होता है 1740 से 1740 से 1760 सेंटीमीटर इनवर्स, 1740 से 1760 सेंटीमीटर इनवर्स पे एस्टर का आता है। चलो अब देखो भैया एल्डिहाइड, इसका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के कार्बोनाइल का बोल रहा हूं भाई, इस एच का नहीं बोल रहा हूं। एल्डिहाइड के कार्बोनाइल का आता है 1730 से 1750। 5-10 इधर उधर हो सकता है ना भाई, 5-10 इधर उधर हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग होता है। 1730 से 1750, 1755 इतने तक आता है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का कितने पे, 1730 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, 1730 से 1750। अब आगे बढ़ता हूं भाई मैं, लिखो जल्दी। एल्डिहाइड का 1730 से 1750, एस्टर के कार्बोनाइल का 1740 से 1760। आ जाओ भैया, अब आते हैं हम लोग कीटोन पे। अब आते हैं हम लोग कीटोन पे। तो कीटोन का जो कार्बोनाइल है ना, कीटोन के कार्बोनाइल का हम लोगों को मिलता है 1700 से 1720, 1700 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पे हम लोगों को मिलता है। उसके बाद सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है कार्बोनाइल डेरिवेटिव में अमाइड का। क्यों होता है भैया अमाइड का, क्योंकि क्या लगता है N2 का, ये नाइट्रोजन का लगता है प्लस R, इसलिए इसका जो होता है ना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1690 से
1700 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? 1690 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। चलो ये कार्बोनाइल डेरिवेटिव हो गया, याद कर लेना अच्छे से भैया। 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पे आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग मिलता है। क्या मिलता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग आपको मिलता है। नोट कर लिए इतना? यस सर। हाँ चलो, चलो आगे आओ। आगे देखेंगे, 3-4 पिक मिले आपको। क्या मिले? 3-4 पिक। कहां से कहां पे? ये आपको 1495 से आपको मिले 1640 तक। 1495 से 1640 सेंटीमीटर इनवर्स। इतना 3-4 पिक मिल रहा है तो ये समझ जाना ये क्या है भैया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन वगैरह। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होते हैं भाई, इसलिए उसका 3-4 पिक हमको मिलता है। टू पिक्स 8, 15, 30, 13, 60। कितने पे? 15, 30 और 13, 60। 15, 30 और 13, 60 सेंटीमीटर इनवर्स वो होता है भैया नाइट्रो ग्रुप का। किसका? ये नाइट्रो ग्रुप का होता है। यहाँ पे भी क्या है? V बनते दिख रहा है, कपल्ड वाइब्रेशन है, 2 हमको मिलेगा। बारह नंबर 1450 से 1485 और 1300 से 1360 सेंटीमीटर इनवर्स। ये मिलता है हमको CH बेंडिंग का। इसका CH बेंडिंग। अभी तक जितना पढ़ाया हूं मैं, स्ट्रेचिंग पढ़ाया हूं, बेंडिंग को याद करेंगे तो पागल हो जाएंगे भाई। तो हम बेंडिंग उसी का देखेंगे जिसका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हमको हेल्प करेगा कुछ में, इसलिए यहां पर बेंडिंग का मैं बताया हूं। CH बेंडिंग का ये होता है, ये रेंज होता है। और बाकी इधर उधर के बेंडिंग का मत देखना, नहीं तो दिमाग की बेंड हो जाएगा भैया। चलो आगे आता हूं मैं, अब आगे आ रहा हूं। चलो आगे, आगे में क्या है भैया? देखो 1050 से लेके 1290, 1050 से लेके 1290 ये कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन फ्लोरीन, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच के स्ट्रेचिंग को बताएगा। कहां से कहां भैया? 1050 से लेके 1290 सेंटीमीटर इनवर्स तक। अब 900 से 960 सेंटीमीटर इनवर्स, 900 से 960 सेंटीमीटर इनवर्स ये आता है डबल बॉन्डेड कार्बन और H के बीच का बेंडिंग। इसका डबल बॉन्डेड कार्बन और H के बीच का बेंडिंग, मतलब किसमें? एल्कीन में जो CH बेंडिंग होता है ना, उसका कितने पे आता है? 900 से 960। और ये पूछा गया है सेट में भी, ये एक बार पूछा गया है। 900 से 960, 680 से 720 सेंटीमीटर इनवर्स, 680 से 720 सेंटीमीटर इनवर्स ये आपका ट्रांस एल्कीन में क्या बताता है? CH स्ट्रेच को बताता है। किसको बताता है?
ट्रांस एल्कीन में CH स्ट्रेच को बताता है। 680 से 720। एक मिनट, ये ट्रांस एल्कीन लिखें क्या? इसको ना सिस कर लीजिए यार, इसको क्या करिए भैया, सिस एल्कीन करिए, इसको कर लीजिए आप लोग सिस एल्कीन। सिस एल्कीन में क्या बताता है? CH स्ट्रेच को बताता है। ये सारे डाटा आपको याद करना है, सारे डाटा आपको क्या करना है? याद करना है भाई। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, आज का क्लास यहीं तक था।